देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। दोस्तों, राम मंदिर के लिए अयोध्या में आधारशिला रखे जाने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। किसने तोड़ा, किसने संघर्ष किया और किसका कितना योगदान रहा, ये सब चर्चा के विषय हो सकते हैं। लेकिन एक और विषय है जो आपके, मेरे और सबके साथ जुड़ा है, और वो सबकी ज़रूरत भी है। वो है भारत में बढ़ती बेरोजगारी। तो आइए आज रोजगार से ही संबंधित तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं और बताते हैं कि भारत किस दौर से गुजर रहा है। जून की पहली तारीख को मध्यम व लघु उद्योगों यानी MSME और सड़क परिवहन के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि लॉकडाउन के समय कोई नौकरियां घटी, इसका कोई आधिकारिक विश्लेषण नहीं दिखता। हालांकि इच्छा के विपरीत उन्हें कहना ही पड़ता है कि लॉकडाउन के समय नौकरियां तो घटी ही होंगी। हमारा श्रम मंत्रालय यानी लेबर मिनिस्ट्री भी इस लॉकडाउन के दौरान कुछ खास काम करती नहीं दिखी। हालांकि जनता ने इन्हें वोट इसी काम और ऐसे दिनों के लिए ही दिए थे। और तो और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी लिख रखा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य मजदूरों को संरक्षण देना है। खैर, ये दावा खोखला ही सिद्ध हुआ। मिनिस्ट्री ने 18 अप्रैल से लेकर जुलाई 8, 2020 तक की प्रेस स्टेटमेंट्स का हवाला दिया है, जिसमें 12 तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड संबंधित हैं। कोई भी स्टेटमेंट बढ़ती रोजगारी और घटती आमदनी के बारे में कुछ नहीं बताती। रिवर्स माइग्रेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। स्टेटमेंट के अनुसार सिर्फ 4,957 करोड़ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर खर्चा गया, जो कि कुल कल्याण निधि का सिर्फ 9.5% ही है। बाकी राशि का क्या, जो कि 52,000 करोड़ है। सिर्फ EPF पे ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि ये मुख्य धारा है। असंगठित तौर पे काम कर रहे मजदूरों का क्या? EPF निकालने के लिए संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम किया भी गया, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों का क्या, जो कि कुल कर्मचारियों का 94% का हिस्सा बनती है। और इसी क्षेत्र के कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा घात पहुंची है। अब कांग्रेस के समय की मनरेगा स्कीम को काफी तवज्जो दी जा रही है, जिसके लिए कहा गया था कि ये UPA के समय की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मनरेगा के लिए कुल 40,000 करोड़ का अनुदान भी दिया गया, लेकिन ये आज के हालात को देखते हुए काफी कम है। शहरी इलाकों में घटती नौकरियों के लिए फिलहाल कोई ऐलान नहीं हुआ है। घटती नौकरियों का क्रम कोई नया नहीं है, लेकिन NDA 2 ने इसे मानने से हमेशा ही इनकार किया है। पर सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जनवरी 2019 में सरकार ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी अवधित श्रम बल सर्वेक्षण का कोई भी डेटा निकालना ही बंद कर दिया। PLFS के 2018-19 का डेटा ये दिखाता है कि भारत बेरोजगारी में 45 साल के निम्नतर स्तर पे है। असंगठित क्षेत्र में देखा जाए तो ये विश्व में लगभग नंबर 1 पे आता है। इस क्षेत्र में भारत का निम्न स्तर के देश जैसे कि कंबोडिया, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों से भी तुलना की जा सकती है। होटल इंडस्ट्री, टैक्सीज, टूरिज्म इंडस्ट्री का तो हाल ही मत पूछिए। एक अनुमान के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी लिखित कागज पे नहीं है, उनमें से 13 करोड़ 6 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में है। देश के मैन्युफैक्चरिंग GDP का 50% का हिस्सा रखने वाले ऑटो सेक्टर में भी करोड़ों कर्मचारी या तो निकाले गए या वेतन काटा गया। 10 लाख से अधिक वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन सरकार इन्हें निकाल नहीं रही। और अगर कुल मिला के देखा जाए तो औसतन पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनमें काम करने की क्षमता तो है, लेकिन साधन नहीं है। इसलिए यह मान लेना जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने, यानी खुद का ध्यान खुद रखें। आपके पास रोजगार है या नहीं, सरकार को कोई लेन देना नहीं। बस हर रोज नई नई लोन इत्यादि की स्कीमें आती रहेंगी, चाहे उसका आपकी रोजाना की जिंदगी से कोई लेना देना हो या नहीं। इसलिए जाग जाइए और सरकार से सवाल पूछिए। अगर अब नहीं जागे तो जब आपकी बारी आएगी तो कोई और भी नहीं जागेगा। जय हिंद।